देखिए, यही वो क्वेश्चन है जो आप लोगों का 12 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसीलिए यहाँ पे लिख भी दिया गया है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और रिव्यू के अंदर आज तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है ना, उसमें ऑल टाइम पूछा है। 99% टाइम ये क्वेश्चन को पूछा है। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को याद कर लेना होगा और इसके आंसर को भी समझ लेना होगा। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डिफाइन डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एक्सप्लेन द सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। सबसे पहला बोल रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है उसका डिफिनेशन देने के लिए, और दूसरा बोल रहा है एक्सप्लेन द सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन भी आप लोगों को लिखवाया गया है, और जो एक्सप्लेन द सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसके पहले लेक्चर से ही करवाया जा रहा था। और वो लेक्चर को यदि आप नहीं देखे हैं तो आप डेफिनेटली उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बिना इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग नहीं लिख सकते। तो एक बार हम क्विक रिवीजन करा देते हैं कि इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, जो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इससे पहले का लेक्चर में आप लोगों को बताया गया था कि 12 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर से पूछता है। टॉपिक क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, या फिर इसी का ये नाम दिया गया है। अब इसमें हम लोग कांस्टेंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, इसके बारे में पिछले लेक्चर में जाने थे, और कांस्टेंट कोफिशिएंट भी क्या होता है इसके बारे में भी जाने थे। और उसके बाद जब हम इसका सॉल्यूशन पढ़ रहे थे, क्योंकि हम लोग जनरल सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि क्या है यहाँ पे देखिए हायर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है और यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो कोई स्पेसिफिक नहीं ना बोल रहा है। हायर मतलब 1 2 3, एक से मतलब बड़ा, और लीनियर मतलब एक। तो यहाँ पे हम लोग किसका सॉल्यूशन कर रहे थे? जनरल का। तो जनरल डिफरेंशियल लीनियर इक्वेशन को हम लोग किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं? तो आप लोगों को बताया गया कि जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को डी के पावर एन वाई अपॉन डी एक्स के पावर एन प्लस पी वन डी के पावर एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन, इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। ये अच्छी तरीके से बताया गया था पिछले लेक्चर में, जहाँ पे पी वन पी टू पी थ्री पी एन क्या था और यहाँ पे एक्स क्या था। तो ये भी बताया गया था कि ये सब क्या था? कांस्टेंट था, और एक्स है सो फंक्शन था। और इसी इक्वेशन को, जो इक्वेशन इसको माने है ना, इसी को क्या कहा जाता था? देन इक्वेशन 1 इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो आप लोगों का जो क्वेश्चन अभी बताया गया 12 मार्क्स में जो आता है, उसका सॉल्यूशन आप लोगों को यहाँ से लिखना है। अब इसके आगे जो आप लोगों को बताया गया था वर्किंग रूल के बारे में। तो वर्किंग रूल मतलब उस जनरल लीनियर डिफरेंशियल सॉल्यूशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो उसका वर्किंग रूल बताया गया था, और क्या बताया गया था कि डी बटा डी एक्स को डी के बराबर पुट करना, डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर को डी स्क्वायर के बराबर पुट करना, डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब को डी क्यूब के बराबर पुट करना, और डी एन अपॉन डी एक्स के पावर एन को डी के पावर एन के बराबर पुट करना। किस में पुट करना है? इन इक्वेशन 1 जो ऊपर वाले को माना गया है। तो इक्वेशन 1 के अंदर क्या था? ये वाला था इक्वेशन 1 के अंदर। तो इसको यहाँ पे लिखे और इसी इक्वेशन के अंदर इसको पुट करना है। इसके पहले लेक्चर में आपको अच्छे से पूरी एग्जाम्पल के साथ बताया गया था, और फिर इसको हम लोग यहाँ पे पुट किए तो हम लोगों का जो वैल्यू आया वो आया डी के पावर एन वाई प्लस पी वन डी के पावर एन माइनस वन वाई प्लस पी टू डी के पावर एन माइनस टू वाई, ये इंटू एक्स। अब यहाँ से ना हम लोग y को कॉमन ले लिए थे, तो y को कॉमन ले लिया और जो बच गया उसको लिख दिए थे इज इक्वल टू x। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखे थे कि f ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल टू x, क्योंकि ये जो पोलिनोमियल है वो d के अंदर है, इसीलिए d में लिख दिया गया। और एक चीज़ आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा कि इसी इक्वेशन को
इक्वेशन 2 जो माना गया है इसको बोला जाता है सिंबॉलिक फॉर्म। क्या बोला जाता है? सिंबॉलिक फॉर्म। और जहाँ पर एफ डी का वैल्यू बता गया, अब आगे हम लोगों को एक्जुअलरी इक्वेशन निकालना होता था। तो एक्जुअलरी इक्वेशन के अंदर ना जहाँ जहाँ डी है वहाँ पे एम पुट करना होता था। तब पुट डी इज इक्वल टू एम एंड इक्वेट टू जीरो, जीरो के साथ इक्वेट करना रहता था। समझिएगा, ये टॉपिक को समझना जरूरी है क्योंकि इसको आप लोगों को लिखना पड़ेगा। और इसी लैंग्वेज को हम लोग क्या कहें कि एफ ऑफ एम इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि जहाँ पे डी था वहाँ पे एम पुट करने बोला और इक्वेट टू जीरो, और जो वाई था वो यहाँ से एलिमिनेट हो गया ऑक्सिलरी इक्वेशन के अंदर। ओके, अब आप लोग बोलोगे कि वाई एलिमिनेट कैसे हो गया? क्योंकि देखिए वाई यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन में रहता, इधर जाता डिवीजन में, तो जीरो बटा वाई जीरो ही ना होता, इसीलिए वाई यहाँ से क्या हो जाता है? एंड हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, मतलब समाप्त हो जाता है। तो हम लोगों को क्या बचता है? एफ ऑफ एम इज इक्वल टू जीरो। अब हम लोग एफ ऑफ एम का वैल्यू को पुट कर देंगे, तो जो एफ ऑफ डी का वैल्यू था वही एफ ऑफ एम का वैल्यू होगा, क्योंकि डी के जगह पर सिर्फ हम लोगों को क्या पुट करना है? एम पुट करना है। तो एफ ऑफ डी का वैल्यू देखिए क्या था, इसी इक्वेशन के अंदर ना हम लोग डी के जगह पर एम पुट कर देंगे, तो वही किए हैं और इक्वल टू जीरो किया गया। और जहाँ पे इस इक्वेशन का जो हाईएस्ट पावर है कितना है? एन, तो उसी को क्या बोलते हैं? मैक्सिमम डिग्री इज इक्वल टू एन। तो इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते थे तो कितना रूट्स आता था? एन, क्योंकि जो हाईएस्ट पावर होता है ना उतना ही रूट्स आता है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि एबव इक्वेशन हैज एन रूट्स और जीरोस। तो जो इसका हम लोगों का रूट्स आएगा उसको कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री, तो उसका कितना रूट्स निकलता था? दो। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर एन है तो एन रूट्स निकलेगा, इसीलिए हम उसको लिखेंगे रूट्स को दैट इज एम इज इक्वल टू m1 m2 m3 डॉट 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 mn तक लिखेंगे। कहाँ तक लिखेंगे? mn तक, क्योंकि जैसे हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो इसको हम लोग सॉल्व करते थे तो x का कितना वैल्यू आता था? एक x1 आता था और एक x2 आता था, मतलब x का दो वैल्यू आता था। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना था इक्वेशन के अंदर? m के पावर n। तो यहाँ पे जो m का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? m1 आएगा, m2 आएगा, m3 आएगा, डॉट 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 mn तक आएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि m इज इक्वल टू m1 m2 m3 mn तक। और हेंस जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 इज, तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 का जो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा ना वो निकलेगा किससे? y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। जहाँ पे आप लोग बोलोगे कि सी एफ क्या है और पी आई क्या है, तो सी एफ का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पी आई का मतलब होता है पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये हम लोगों का पिछले लेक्चर में पढ़े थे। अब हम लोगों को निकालना क्या था? जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए फॉर्मूला आता है y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। इसके बाद हम लोगों को सी एफ निकालने पता करना पड़ेगा कि निकलता कैसे और पी आई कैसे निकलता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इसी का देखेंगे कि टू फाइंड द सी एफ, और उतना करने के बाद वहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोगों का जो क्वेश्चन था ये वाला, डिफाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एक्सप्लेन द सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, उसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने जनरल सॉल्यूशन का भी डेफिनेशन आप लोगों को बताया था। तो हम लोग अब देखेंगे कि सी एफ कैसे फाइंड किया जाता है और पी आई कैसे फाइंड किया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हाउ टू फाइंड द सी एफ। सी एफ फाइंड कर लेंगे, उसके बाद पी आई फाइंड करेंगे और आंसर आ जाएगा। देखिए अब हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं? सी एफ, और सी एफ का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और सी एफ फाइंड करके वो जो इक्वेशन बताए थे क्या, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, उसमें पुट कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा? जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सी एफ फाइंड करने के लिए ना कुछ रूल है, तीन रूल है।
जैसे हम लोग 10th में पढ़े थे, रियल रूट, इमेजिनरी रूट, रियल एंड इक्वल रूट, ये सब हम लोग सुन चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। तो उसी जैसा ही हम लोगों को पढ़ना है। तो जो CF निकलेगा ना, वो डिपेंड करेगा दो चीज़ों पे। तो CF का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, डिपेंड्स ऑन नेचर एंड वैल्यू ऑफ m, वैल्यू ऑफ m। तो जो CF निकलेगा ना, वो इस पे डिपेंड करेगा कि m का क्या वैल्यू है। तो m क्या था, अभी जो हम लोग सॉल्यूशन कर रहे थे m के पावर n वाले इक्वेशन का, उसमें जो m1 m2 m3 mn तक आ रहा था, वही m के बारे में बात कर रहा है कि CF किसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि m का नेचर क्या है। नेचर का मतलब ये रियल है या फिर इमेजिनरी। और रियल का मतलब रियल नंबर की बात हो रही है, इमेजिनरी का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है। और वैल्यू ऑफ m, क्या रियल है तो क्या वो इक्वल भी है क्या। जैसे कि अगर कोई 5 है तो ये रियल है ना। अब रियल है और एक और नंबर 5 है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, रियल एंड इक्वल। तो ये इसी पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे कोई दूसरा नंबर है, 5 है और 7 है, तो ये दोनों तो नेचर क्या है इसका, रियल है, बट वैल्यू क्या है, वैल्यू अनइक्वल है। तो 3 रूल हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि CF कैसे फाइंड किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहला हम लोगों का है कि अगर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, अगर जो रूट्स निकलेगा, रूट्स का मतलब m का जो वैल्यू निकलेगा, क्योंकि m का वैल्यू ही तो रूट्स था ना, उस इक्वेशन को सॉल्व किए थे तो m का बहुत सारा वैल्यू आया था। तो उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, तो हम लोग CF कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोगों का अगर दिया है, इसको आप लोग साथ में नोट कीजिएगा ये, क्योंकि इसको आप लोगों को लिखना पड़ेगा। वो जो क्वेश्चन बताया गया है 12 नंबर में, उसका सॉल्यूशन के अंदर, उसका आंसर के अंदर। तो अगर m का वैल्यू क्या है, m1 है, m2 है, m3 है, और डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। तो जो CF निकलेगा, क्योंकि m का वैल्यू कहाँ तक गया है, mn तक, और क्या बोल रहा है कि ये जो m1 है, m2 है, m3 है, mn है, वो क्या है, रियल है और अनइक्वल है। तो इस केस में जो CF निकलता है वो आप लोग देखिएगा ध्यान से, और बड़ा बड़ा वर्ड देख करके डरना नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा C1 लिखना है e⁻ m1 इंटू x, क्या है, C1 है, C1 मतलब एक कांस्टेंट नंबर है, और साथ में लिखना है e, और यहाँ पे लिखना है m1 मतलब ये जो रूट्स आया है वो, और साथ में लिखना है x प्लस C2, फिर लिखना है क्या, e, उसके बाद क्या लिखना है, पावर में m2, ये m2 का वैल्यू, और साथ में लिखना है क्या, मल्टीप्लिकेशन में x, प्लस लिखना है C3, और फिर क्या लिखना है e, और ऊपर में क्या लिखना है m3, और m3 का मतलब थर्ड वाला रूट, और इंटू x, और डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, क्योंकि n रूट्स है ना, तो यहाँ से डॉट डॉट करते करते कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे Cn e⁻m, और यहाँ पे कौन सा रूट्स आ जाएगा, mn वाला, इंटू x। तो इसी के द्वारा क्या निकलता है, CF। इसको हम आप लोगों को ना ध्यान से समझना है। क्या बोले कि अगर रूट्स है सो रियल एंड अनइक्वल निकला, जैसे हम लोग उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे m के पावर n वाला, तो कुछ रूट्स निकलेगा m1 m2 m3 mn। तो जब हम लोग देख लेंगे कि वो रियल और अनइक्वल है, तो जो CF निकलता है ना, वो निकलता है C1 इंटू ई के पावर में m1 इंटू एक्स। m1 क्या है,
ये रूट्स है, m2 क्या है, रूट्स है, mn क्या है, रूट्स है, c1 क्या है, ये कांस्टेंट नंबर है। जैसे इंटीग्रेशन को सॉल्व करते थे तो प्लस सी लिखा जाता था, इंटीग्रेशन को सॉल्व करते थे तो प्लस सी लिखा जाता था, तो वो कांस्टेंट था। उसी प्रकार से c1 c2 c3 cn ये सब क्या है, कांस्टेंट है, और साथ में m1 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, x। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इसी के द्वारा हम लोगों का CF निकलता है। अब ये हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना तो और क्लियर हो जाएगा, सिर्फ इसको ध्यान से देखना है। और ये इतना बड़ा बड़ा नंबर्स को, वेरिएबल का कॉम्बिनेशन को देख करके बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि आप लोग अब BSc में आ गए हैं ना, तो इसीलिए थोड़ा सा वेरिएबल का कॉम्बिनेशन को बढ़ा देता है। कुछ किया नहीं है, बस देखिए c1 है, e लिखा गया है, m1 लिखा गया है और x लिखा गया है, फिर c1 के बाद c2 लिखा गया है, c3 लिखा गया है, e तो सब में है, और पावर में रूट्स को लिख करके मल्टीप्लाई कर दिया गया है। एक दो बार लिखिएगा ना, आप लोगों को भी ईजी लगने लगेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको लग रहा होगा कि कितना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ आ गया है। जहाँ पर आप लिख दीजिए ना कि जो c1 है, c2 है, cn है, ये सब क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट। और इसके बारे में जनरल सॉल्यूशन का डेफिनेशन में भी बताए थे कि आर्बिट्री सॉल्यूशन क्या होता है, कि अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्व करने पर आर्बिट्री कांस्टेंट आता है तो उसी को क्या कहते हैं, जनरल सॉल्यूशन। इसका डेफिनेशन आप लोग देखिएगा, वही बोला था। और जो आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, ये इस पे डिपेंड करेगा कि वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, उसका हाईएस्ट पावर कितना है। अगर हाईएस्ट पावर n था, इसीलिए आर्बिट्री कांस्टेंट कितना आया, c1 c2 c3 cn। ठीक है, अगर समझ नहीं आ रहा है तो आगे क्वेश्चन करेंगे ना तो आ जाएगा। देखिए इसमें एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि लेट m का वैल्यू जो आया वो आया कितना, 1 2 और 3। अब ये m का वैल्यू क्या है, ये जो इक्वेशन को सॉल्व किए हैं, m के पावर n प्लस m के पावर n-1 प्लस m के पावर n-2 डॉट 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 pn था, और साथ में p1 p2 ये। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो m का वैल्यू आया ना, उसी के बारे में बोल रहा है कि m का कुछ वैल्यू आएगा। तो मान लेते हैं कि m का हाईएस्ट पावर 3 था, तो m का कितना वैल्यू आएगा, 3 वैल्यू आएगा, m1 m2 और m3। तो वही लिखा गया है यहाँ पे कि अगर m का वैल्यू 1 2 3 है तो हम लोग CF कैसे निकालेंगे। तो CF के लिए क्या फॉर्मूला है, क्योंकि हम लोग CF किसके ऊपर निकालते हैं, जब रूट्स रियल और अनइक्वल होता है, रियल और इक्वल होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहाँ पे देखिए रूट्स क्या है, रियल या फिर कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहला नंबर रियल है और अनइक्वल है, और इसका कंडीशन भी यही बताया गया है कि अगर रूट्स रियल एंड अनइक्वल हो तो कैसे निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला लिखाया गया है, CF इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखेंगे कि C1 ये क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट, साथ में E लिखा जाता है, और M1 का मतलब पहला वाला रूट, तो ये हो जाएगा M1, ये M2 और ये M3। तो यहाँ पे M1 का वैल्यू कितना, 1, और साथ में X प्लस C2 लिखा जाता है फॉर्मूला में। देखिए E सेकेंड वाला रूट क्या है, 2 इंटू एक्स प्लस C3 लिखा जाता है यहाँ से, और साथ में E और थर्ड वाला रूट क्या है, 3 इंटू एक्स। तो ये इसका CF लिखा गया अगर रूट्स ऐसा है। एक और क्वेश्चन ले लीजिए कि अगर सेकेंड नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर रूट्स यहाँ पे दिया हुआ है, m का वैल्यू दिया हुआ है 1/2, 3/2 एंड 4/2, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे CF क्या लिखाएगा,
इसी फॉर्मूला पे पुट कर देंगे, क्योंकि ये रियल नंबर है तीनों का तीनों, और क्या है, अनइक्वल भी है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो यही होगा। तो कितना सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले 3 रूट है, इसीलिए 3 आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा। C1 e⁻ m1 का वैल्यू 1/2 इंटू एक्स प्लस C2 e, फिर क्या लिखा जाता है, m2, तो m2 का वैल्यू 3/2 इंटू एक्स प्लस क्या लिखा गया, C3 e, और m3 का वैल्यू क्या होगा, 4/2 इंटू एक्स। तो यही तो था हम लोगों को CF निकालना। एक और क्वेश्चन देखते हैं तो और अच्छे से आप लोगों को क्लियर होता चलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में m का वैल्यू दिया हुआ है 4, 9 और 7। अगर इतना वैल्यू दिया हुआ है तो ये तीनों नंबर रियल है, यस, रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर, और तीनों अनइक्वल है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, CF इज इक्वल टू C1 इंटू e⁻ m1। अब ऐसा नहीं है ना कि m1 जो पहला वाला लिखा रहेगा उसी को बोलेंगे, आप लोग इसको भी m1 बोल सकते हो, इसको m2 और इसको m3, तो इसका अरेंजमेंट से कोई दिक्कत नहीं, इसको भी आप लोग पहले लिख सकते हो या इसको भी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, E4 इंटू एक्स फॉर्मूला में था, प्लस क्या लिखा जाता है, C2, साथ में E और m2 का वैल्यू 9 इंटू एक्स प्लस C3 E इंटू m3 का वैल्यू 7 इंटू एक्स। तो ये हम लोगों का निकल गया CF का वैल्यू। तो ऐसे ही निकाला जाता है CF का वैल्यू। अब आप देखिए जनरल सॉल्यूशन में क्या बताए थे, उसका डेफिनेशन अगर आप लोग देख सकते हो पीछे तो देखिएगा ज़रूर, कि बताए थे कि द सॉल्यूशन का अगर आर्बिट्री कांस्टेंट निकलेगा तो वो आर्बिट्री कांस्टेंट निकलेगा ना, वो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर निकलेगा, क्योंकि अगर m का 3 रूट निकला है तो उसका हाईएस्ट पावर कितना होगा, 3 होगा, तो जो कांस्टेंट होगा ना वो 3 ही कांस्टेंट आएगा, 1 2 3। लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे बढ़ा देते, यहाँ पे लिख देते 12, तो यहाँ फिर से एक और कांस्टेंट बढ़ जाता, और यहाँ पे लिखा था C4 e⁻12 इंटू एक्स। तो ये था। चलिए हम लोग इसका दूसरा रूल के ऊपर चलते हैं। इसका सेकेंड रूल है कि जब रूट्स रूट्स का मतलब m का वैल्यू, रूट्स आर रियल, रूट्स फिर भी रियल रहेगा, लेकिन अबर में ना इक्वल रूट्स रहेगा। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा रहेगा कि जो m का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, m1 आएगा, तो रियल नंबर होगा, फिर से m1 ही आएगा, फिर से m1 ही आएगा, और फिर से m1 ही आएगा, और ये कहाँ तक आएगा, mn तक आएगा, क्योंकि अभी हम लोगों का पावर कितना था, m का हाईएस्ट पावर n था, इसीलिए m का कितना रूट्स आएगा, n आएगा। लेकिन अभी सभी रियल नंबर तो रहेगा, लेकिन सबका सब ना इक्वल रहेगा। अगर 4 है तो ये भी 4 4 4 4 सब 4। तो इसका जो हम लोग निकालते हैं वो कुछ इस प्रकार से निकालते हैं। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, अगर m का वैल्यू m1 है, फिर से m1 है, फिर से m1 है, और फिर से m1 है, तो जो CF निकलता है ना वो बहुत इजी तरीके से निकलता है, चूँकि यहाँ पे रूट्स क्या है, रियल और इक्वल है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो लिखा जाता है C1 x के पावर 0, फिर लिखा जाता है C1 है तो यहाँ पे C2 हो जाएगा, x का पावर बढ़ाते जाएंगे 1 प्लस C3 x के पावर 2 और प्लस C4 x के पावर 3। क्योंकि 4 रूट्स था ना, इसीलिए हम लोग कितना कांस्टेंट लेंगे, आर्बिट्री 4, तो इसीलिए यहाँ पे 4 तक आया है, C1 C2 C3 C4, और उसको हम लोग ब्रैकेट में बंद कर देंगे और लास्ट में लिखेंगे e⁻ m1। m1 क्या है, ये जो रूट्स है ना उसी का वैल्यू इंटू एक्स,
देखिए क्या लिखा गया कि अगर 4 रूट्स था m1 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 तो 4 आर्बिट्री कांस्टेंट तक जाएंगे। c1 लिखेंगे, x के पावर 0 लिखेंगे, c1 से c2 बढ़ाएंगे, c3 बढ़ाएंगे, c4 बढ़ाएंगे और x के पावर 0 1 2 3, मतलब x का वैल्यू ना एक कम रहेगा पावर में। और लास्ट में लिखेंगे e टू द पावर m1, m1 क्या है, ये जो रूट्स आया है वो, इंटू x, यहाँ पे x है तो यही है फॉर्मूला। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं c1 सिंप्लीफाई करके x के पावर 0, किसी भी चीज़ के पावर 0 रहता है तो क्या होता है 1, इसीलिए यहाँ पे x है सो 1 के बराबर हो जाएगा। फिर लिख सकते हैं c2 इंटू एक्स प्लस c3 इंटू x2 प्लस c4 इंटू x3। अब यहाँ पे x का पावर 1 लिखे या फिर ना लिखे, बात तो बराबर है। और e के पावर में m1 इंटू एक्स। अब चलिए हम लोग इसके ऊपर ना कुछ क्वेश्चन करते हैं, ओके, तो ये भी क्लियर हो जाएगा और अच्छे तरीके से। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि लेट, मान लीजिए कि जो m का वैल्यू है ना वो है 1 1 1, ये रूट्स का वैल्यू है। कितना रूट है, 4 रूट्स है। तो इसका जो CF का वैल्यू निकलेगा ना वो इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे। और वो फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले लिखेंगे C1, ये वाला फॉर्मूला मेन है क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करके यही लिखा गया। प्लस लिखेंगे C2 इंटू एक्स, ये फॉर्मूला है, प्लस C3 इंटू एक्स के पावर 2 प्लस C4 एक्स के पावर 3, यही फॉर्मूला लिखा गया, ओके। और साथ में लास्ट में आ जाएगा e टू द पावर m1, m1 का वैल्यू क्या है, ये 1 1 1, तो m1 की जगह पे 1 हो जाएगा और इंटू एक्स हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगर दूसरा में दिया हुआ है m का वैल्यू 4 4 4 4, अगर 4 4 दिया है तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला कौन सा है, C1, सबसे पहले क्या लिखेंगे C1, ये तो फिक्स है। फिर C2 इंटू एक्स, ये भी फिक्स है। फिर क्या लिखा जाता है, C2 के बाद C3 आता है, ये हम लोगों को पता है। फिर x के पावर 1 था तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अब फिर यहाँ पे आ जाएगा C4 x के पावर 3 और इंटू e टू द पावर, फॉर्मूला क्या है m1 इंटू एक्स, m1 में क्या है 4 है तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू एक्स। ये यहाँ तक हो गया। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे बढ़ा देता, अगर यहाँ पे दे देता 5, तो 4 तो रियल रूट्स था ना, अब ये भी रियल है लेकिन चारों का चारों इक्वल है और ये अनइक्वल है, तो क्या करते, तो कुछ नहीं करते, प्लस करके और C5 लिखते, क्योंकि 5 रूट था इसीलिए C5 आ जाएगा। जितना रूट्स रहेगा ना वो उतना कांस्टेंट आएगा ही आएगा। और साथ में उसको कैसे लिखते थे, e इंटू 4x, ये अनइक्वल का फॉर्मूला का है। अनइक्वल में ऐसा ही बताया गया कि C5 साथ में e मल्टीप्लिकेशन रहता है और जो पावर में आता है वो रूट्स आता है और साथ में x मल्टीप्लाई होता है। तो ये था हम लोगों का रियल रूट और इक्वल रूट का कहानी, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। तो सिर्फ ये फॉर्मूला को याद करना है, ओके। C1 था, C2 था, C3 था, C4 था और यहाँ पे x के पावर 0 से चलेगा 1 2 3 और लास्ट में e के पावर m1 इंटू एक्स। अब हम लोग लास्ट देखते हैं, जब हमारा रूट्स क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, CF को कैसे निकालेंगे। देखिए थर्ड नंबर में है क्या, रूट्स का मतलब m का वैल्यू का ही बात कर रहा है, ओके। इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, अगर रूट्स कॉम्प्लेक्स होगा मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का बात कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो किस फॉर्मेट का होता है, a प्लस आई बी फॉर्मेट का होता है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो a प्लस आई बी फॉर्मेट का होता है, जहाँ पे a क्या होता है और b क्या होता है।
तो ए भी रियल नंबर होता है, बी भी रियल नंबर होता है, लेकिन ए को रियल पार्ट बोला जाता है, बी को इमेजिनरी पार्ट बोला जाता है। तो ऐसा रहता है जैसे 3+4i का फॉर्मेट का हो गया, 3 - 6i, तो ये सब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इस फॉर्मेट का होता है। तो अगर मान लेते हैं कि रूट मेरा क्या आया, m का है, क्योंकि उसको सॉल्व करेंगे ना तो m का ही वैल्यू का रूप में ना आएगा, लेकिन उसके अंदर अगर कॉम्प्लेक्स आएगा तो वो अल्फ़ा प्लस आई बीटा के फॉर्मेट में आएगा। अब ये अल्फ़ा बीटा क्या है, अल्फ़ा और बीटा रियल नंबर होगा, और आई क्या है, ये आयोटा को आई बोला जाता है। तो रूट्स अगर इस फॉर्मेट में रहेगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका फॉर्मूला देखिए, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर जब रहेगा तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या फिर CF कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखिएगा e⁻ अल्फ़ा x। क्या है अल्फ़ा, अल्फ़ा मतलब ये अल्फ़ा का वैल्यू लिखेंगे, क्वेश्चन से अभी क्लियर हो जाएगा। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए कि e⁻ अल्फ़ा x, और इसको हम ब्रैकेट में बंद करेंगे, उसके बाद लिखेंगे C1 इंटू कॉस बीटा, ये बीटा है, और साथ में x, प्लस C1 के बाद क्या आता है, C2 इंटू साइन बीटा x। तो ये है क्या, इसका फॉर्मूला CF निकालने का जब कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा। अब देखिए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों को देते हैं, आप लोग बनाइएगा। जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, m का वैल्यू आ गया 2 ± 3i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, क्योंकि अल्फ़ा प्लस आई बीटा का फॉर्मेट का है, जहाँ पे क्या बताए थे कि अल्फ़ा जो बीटा रहेगा वो रियल नंबर रहेगा। तो यहाँ पे 2 और 3 रियल नंबर है, आई तो आयोटा होता है, तो ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया। तो क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला पे पुट कर देंगे, इसीलिए CF = e तो लिखाएगा, और e के साथ क्या लिखाएगा, अल्फ़ा, अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, और x का वैल्यू क्या है, x। उसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे, C1 और C2 क्या है, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इसको लिखेंगे C1 की जगह पे C1 कॉस, और बीटा क्या है, तो बीटा देखिए 3 है, तो 3 और x हो जाएगा, प्लस C2, ये तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, और साथ में क्या फॉर्मूला है, साइन, और बीटा की जगह पे क्या है, 3, तो 3 × x। तो ये हम लोगों का निकल गया रूट जब कॉम्प्लेक्स रहेगा। तो आप लोगों को जो बताए हैं क्वेश्चन, उसका आंसर ना यहाँ तक लिखना है। अब आप लोग कैसे भी करके इसको समझ लीजिए, और इसको याद रखना ही है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो कल का लेक्चर से बताए थे, वहाँ से लेकर के आप लोगों को यहाँ तक सॉल्व करना है उसका आंसर में। तो चलिए अगले लेक्चर में अब मिलते हैं। उससे पहले ना आप लोग है सो इसको पूरी अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, और जो क्वेश्चन करेंगे वो आप लोगों को 4 मार्क्स में पूछता है, 4 मार्क्स में पूछता है। इसीलिए ये जो बताया गया और इससे पहले जो बताया गया, इससे आप लोगों का 12 मार्क्स का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा, और 4 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर से। थैंक यू।